जब भी हम किसी के भयानक घिनौने कामों के बारे में सुनते हैं ना, तो सबसे पहले मन में गुस्सा ही आता है। हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन सोचिए जरा, अगर हम इस गुस्से से एक कदम आगे बढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर कोई इंसान ऐसा बन कैसे जाता है। चलिए, आज इसी मुश्किल सवाल की गहराई में उतरते हैं। और यही वो सवाल है, राक्षस बनते कैसे हैं? सच कहूं तो ये सवाल हमें परेशान करता है। इसका जवाब ढूंढना भी आसान नहीं है। विज्ञान और साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान, सालों से इसका जवाब खोज रहे हैं। और देखिए, ये ज़रूरी भी है। अगर हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो इस सवाल का जवाब तो खोजना ही पड़ेगा। देखिए, एक जवाब तो बहुत आसान है। हम बस कह देते हैं कि अरे, ये लोग तो बस बुरे हैं, राक्षस हैं, इनको खत्म कर दो, बात खत्म। लेकिन असली और मुश्किल सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि आखिर हमारे ही समाज में कोई इस हद तक कैसे पहुंच जाता है? क्या गड़बड़ उसके डीएनए में है, या उसके दिमाग की बनावट में कुछ दिक्कत है, या फिर उसके आसपास का माहौल उसे ऐसा बना देता है? तो चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो ऐसे लोगों को राक्षस नहीं, बल्कि एक टूटी हुई मशीन की तरह देखता है। ये जो ब्रोकन मशीन थ्योरी है, ये कहती है कि जब कोई मशीन, मान लीजिए कोई गाड़ी, खराब हो जाती है तो आप उसे सीधा फेंक तो नहीं देते ना। आप पता लगाते हैं कि भाई गड़बड़ कहाँ है, ताकि उसे ठीक किया जा सके और दूसरी गाड़ियां वैसे खराब ना हो। बस यही लॉजिक इंसानों पर भी लागू होता है। हमें सिर्फ अपराधी को सजा नहीं देनी, बल्कि ये समझना है कि उसकी मशीन में गड़बड़ कहाँ हुई। मतलब हमें बीमारी की जड़ तक पहुंचना है, सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करना। और ये कहावत इस बात को एकदम सही तरीके से समझाती है। सोचिए, अगर चेचक को खत्म करने के लिए हम सिर्फ मरीज बच्चों को खत्म कर देते, तो क्या चेचक खत्म होता? कभी नहीं। वो तो आज भी होता। हमने चेचक को कैसे हराया? हमने मरीजों को नहीं, बीमारी को समझा, उसकी जड़ तक गए और फिर उसकी वैक्सीन बनाई। मतलब साफ है, किसी भी प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन उसकी जड़ में होता है, सतह पर नहीं। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि किसी इंसान की शुरुआती दिन, मतलब उसका बचपन, उसकी पसंद नापसंद पर कितनी गहरी छाप छोड़ सकता है। साइंस की दुनिया में इसे सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। इसका मतलब है कि बचपन में एक ऐसा खास दौर आता है जब हमारे आसपास का माहौल हमारी कुछ बहुत गहरी पसंद नापसंद को हमेशा हमेशा के लिए पक्का कर देता है। इसके कुछ बड़े ही मज़ेदार उदाहरण हैं, जैसे कि बत्तख के बच्चे। वो अंडे से निकलते ही जिस भी पहली हिलती डुलती चीज को देखते हैं ना, बस उसी को अपनी माँ मानकर उसके पीछे पीछे चल देते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया चूहों पर। जब चूहे के बच्चे अपनी माँ का दूध पी रहे थे तो उन पर नींबू की हल्की सी महक छिड़क दी गई। अब सोचिए नतीजा क्या हुआ होगा। बड़े होने पर ये चूहे उन्हीं पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट हुए जिनसे नींबू की वही महक आती थी। इससे एक बात तो साफ है कि बचपन का माहौल हमारी पसंद पर कितना गहरा, कितना पक्का असर डालता है। अच्छा, तो ये तो हुई बचपन के माहौल की बात। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम सीधे दिमाग के अंदर झांकेंगे। देखते हैं कि कैसे कभी-कभी हमारे शरीर की बायोलॉजी ही हमारे बर्ताव की असली ड्राइवर बन जाती है। चलिए एक असल केस को देखते हैं। ये कहानी है एलेक्स की। एलेक्स एक 40 साल का बहुत ही इज्जतदार टीचर था। उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। हुआ ये कि एलेक्स को अचानक बहुत तेज सिर दर्द रहने लगा और साथ ही उसके मन में बच्चों के लिए बहुत ही गलत, अनुचित यौन इच्छाएं आने लगी। जब डॉक्टरों ने उसके दिमाग की जांच की तो पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। जैसे ही डॉक्टरों ने सर्जरी करके वो ट्यूमर निकाला, एलेक्स की वो सारी गलत इच्छाएं रातों रात गायब हो गईं। लेकिन रुकिए, कुछ महीने बाद ट्यूमर वापस बढ़ने लगा और वो भयानक इच्छाएं भी लौट आईं। फिर एक और सर्जरी हुई, ट्यूमर को हमेशा के लिए निकाल दिया गया और उसके बाद वो इच्छाएं फिर कभी वापस नहीं आईं। तो हुआ क्या था? वो ट्यूमर एलेक्स के दिमाग के खास हिस्से में था, जिसे कहते हैं ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब ये हमारे दिमाग का, समझ लीजिए, एक तरह का कंट्रोल सेंटर है। इसका काम है हमारी गलत इच्छाओं पर, गलत ख्यालों पर ब्रेक लगाना। वो बुरे ख्याल जो कभी कभी हम सबके मन में आते हैं, ये हिस्सा उन्हें एक्शन में बदलने से रोकता है। अब सोचिए, अगर दिमाग का ये हिस्सा ही खराब हो जाए तो इसका मतलब है कि दिमाग के ब्रेक ही फेल हो गए।
तो अभी हमने देखा कि दिमाग के अंदर की गड़बड़ी कैसे सब कुछ बदल सकती है, पर क्या सिर्फ अंदर की बातें ही मायने रखती हैं? चलिए अब बाहर की दुनिया पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारा आसपास का माहौल हमारे सही गलत के फैसलों को कैसे बदल सकता है। इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल लेकिन हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। हुआ ये कि लोगों के 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को एकदम साफ सुथरे कमरे में बिठाया और दूसरे ग्रुप को एक ऐसे कमरे में जहां बहुत गंदी भयंकर बदबू आ रही थी। फिर दोनों ग्रुप्स को एक ही सिचुएशन दी गई और उस पर फैसला सुनाने को कहा गया। और नतीजा कमाल का था। जिस ग्रुप के कमरे में बदबू थी, उन लोगों ने उसी मामले पर कहीं ज्यादा सख्त, कहीं ज्यादा कठोर फैसला सुनाया। मतलब सोचिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे आसपास का माहौल, यहाँ तक कि सिर्फ एक गंध, हमारे सही और गलत के फैसलों को बदल सकती है। ये बात दिमाग घुमा देने वाली है ना? और ये एक और सवाल खड़ा करती है। अगर एक गंदा माहौल हमें ज्यादा सख्त जज बना देता है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक बहुत ज्यादा अच्छा माहौल हमें गलत कामों को भी सही मानने पर मजबूर कर सकता है? तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी पहेली के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। सवाल ये है कि क्या हमारे मन में जो इच्छाएं आती हैं, उन्हें चुनने की आज़ादी हमारे पास है, या फिर आज़ादी सिर्फ उन इच्छाओं पर एक्शन न लेने की है? अब देखिए, अभी तक हमने यही देखा कि कैसे हमारा बर्ताव कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प आइडिया सामने आता है, फ्री वोंट। इसका मतलब यह है कि ठीक है, हो सकता है कि हम अपने मन में आने वाली इच्छाओं को कंट्रोल न कर सकें, वो बस आ जाती हैं, लेकिन हमारे दिमाग के पास एक वीटो पावर है, एक ऐसी पावर जो हमें उन इच्छाओं पर एक्शन लेने से रोक सकती है, मतलब काम न करने की आज़ादी। तो अब हमारे सामने 2 तरह के रास्ते खुलते हैं, 2 नज़रिए। एक तरफ तो फ्री वॉन्ट का आइडिया है। ये हमें किसी भी इंसान को उसके किए के लिए जिम्मेदार ठहराने का आधार देता है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि भाई उसके दिमाग के ब्रेक को तो काम करना ही चाहिए था। और दूसरी तरफ एक दूसरा रास्ता भी है, वो ये कि अगर हम ये समझ लें कि दिमाग में या माहौल में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, तो हम शायद एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ किसी की मशीन के टूटने की नौबत ही ना आए। और यहीं पर आके हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर पहुंचते हैं। अगर साइंस हमें ये बता सकता है कि एक दिमाग क्यों और कैसे टूटता है, कौन सी चीज़ें उसे तोड़ती हैं, तो फिर एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन हालात को ही ठीक कर दें जो इस टूटन की वजह बनते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक के पास नहीं, हम सबको मिलकर खोजना होगा।